हंगरी में भारतीय साहित्य के पहले अनुवाद काफ़ी पहले 17वीं या 18वीं शताब्दी से बनने लगे थे। ये ऐसे अनुवाद थे जो सीधे संस्कृत से नहीं पर दूसरी भाषा के माध्यम से हंगेरियन में बने थे, जैसे कि लैटिन भाषा या तुर्की। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी से लेकर ऐसे अनुवाद भी आने लगे थे, खासतौर से शताब्दी के अंत में, जो सीधे संस्कृत से बनने लगे थे। और जाहिर सी बात है कि ये संस्कृत के अनुवाद थे, क्योंकि उस समय भारोपी भाषा विज्ञान का स्वर्ण युग था और इसीलिए यूरोप में विद्वानों की रुचि संस्कृत पर ही रही थी। You know, we had many connections. The scholars, first of all, Alexander Csoma de Körös, and then Aurel Stein, and Ervin Baktai, and Ferenc Zajti, and in the art, Amrita Sergil. Actually, he was the niece of Ervin Baktai. Ervin Baktai was her uncle, and the Brunner sisters. So many connections. Ervin Baktai translated Ramayana and Mahabharata, but in a shorter form, and he was a writer, so he wrote it as a novel. And it is not true translation. अगर हम आगे चलते हैं तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में टैगोर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि टैगोर की रचनाओं का अनुवाद बहुत पहले, मतलब तकरीबन उसी समय बनने लगे थे, और टैगोर हंगेरी भी आए थे। फिर एक दूसरा ज़माना तब शुरू हुआ था जब संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाने लगी थी, और तब हिंदी के संबंध में भी यही कहा जा सकता है कि पहले दूसरी भाषा के माध्यम से, जैसे अंग्रेज़ी या रूसी भाषा के माध्यम से अनुवाद बनाए गए थे। लेकिन बाद में अभी हम बहुत गौरव से कह सकते हैं कि हिंदी से सीधे हंगेरियन में अनुवाद बने हैं। जैसे यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में होता है, यहाँ पर भी जो संस्कृत और हिंदी पढ़ते हैं उनमें कई होते हैं जो लैटिन और यूनानी से अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं भी बचपन से लैटिन का छात्र रहा था और बीच में यूनानी का भी, इसीलिए शास्त्रीय पाठों में हमारी दिलचस्पी होती है। लेकिन जाहिर है कि जब आप संस्कृत से परिचित होते हैं तो हिंदुस्तान से भी परिचित होएंगे, और फिर जब हिंदुस्तान जाएंगे तो हिंदी से भी आपका परिचय हो ही जाता है। तो इसीलिए जो हिंदी के क्षेत्र में काम करते हैं कई बार इसी शास्त्रीय पृष्ठभूमि से आते हैं। यहाँ विभाग में, भारत अध्ययन विभाग में छात्रों को पढ़ाते हैं तो संस्कृत और हिंदी साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं उसमें हिंदी भी मदद देती है और उल्टा भी वही है। लेकिन हमारा तो पूरा विश्वास है कि ये दो भाषाएं तब अच्छी तरह पढ़ाई जा सकती हैं अगर दोनों साथ साथ चलती हैं। हिंदी अनुवाद करना हंगरी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि हंगेरियन लोग भारतीय संस्कृति और भारत नहीं जानता है, और मुझे लगता है कि हम साहित्य के अनुसार हंगेरियन लोगों को भारत दिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई
असल भारत देखना चाहता है तो उसे ज़रूर हंगेरियन भाषा में छपी हुई भारतीय कहानियाँ और हंगेरियन भाषा में छपे हुए भारतीय किताबें पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हंगेरियन भाषा में बहुत कम भारतीय किताब और भारतीय कहानियाँ और भारतीय शेर, भारतीय कविताएं हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अनुवाद करना एक महत्वपूर्ण काम है, हंगेरियन इंडोलॉजिस्ट को एक महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि इंडिया लाइब्रेरी एक ऐसा आयोजन है जिसे हम कई सालों से चला रहे हैं और जिसका उद्देश्य यह है कि भारतीय साहित्य हंगेरियन भाषा में पाठकों के सामने पहुँचे। तो उनमें सबसे पहली किताब यह हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक कहानियों का हंगेरियन अनुवाद है जो बोर्बे युदित बेर्नाडेट ने किए थे। और उसके बाद शायद दो मुख्य और किताबें हैं, एक तय और ताजमहल बन चाय ताजमहल में। यह तब बनी थी जब भारत की स्वतंत्रता का 50वीं वर्षगांठ मनाना चाहते थे और उस सिलसिले में यह किताब प्रकाशित हुई थी। इसमें हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं की कहानियों का अनुवाद है। और हाँ, यह ज़रूर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सबसे अच्छी किताब यह है। यह 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छी भारतीय कहानियाँ और इनके तीन भाग है, जिसमें पुराना साहित्य मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर फिर विभाजन के संबंधित साहित्य और तीसरा हिस्सा NRI अंग्रेज़ी में लिखने वाले लेखकों का साहित्य। तो इसी तरह एक आप समझ लीजिए कि एक भारतीय कहानियों का एक दर्पण है। मेरे ख्याल यह है कि साहित्य एक कला है, इसीलिए साहित्य की छवि असल है, लेकिन इसमें एक कलात्मक दृष्टि भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हंगेरियन छपी हुई किताबें, कहानियाँ या कविताएं सबसे अहम भारतीय लेखकों लेखिकाओं से होती हैं। लेकिन ये किताबें, ये पुस्तकें अलग अलग भारत के अलग अलग प्रदेशों से है और भारत के अलग अलग ऐतिहासिक कालों से है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अलग अलग ऐतिहासिक कालों और साहित्यिक कालों और भारत के अलग अलग प्रदेशों से किताबें या कहानियाँ या कविताएं भी चुननी हैं, क्योंकि पूरी भारत की छवि ये अलग अलग पुस्तकें से हमारे सामने आती हैं। ज़रूरी है कि इमरे बोंगा का नाम भी यहाँ लें। इनके पहले दो किताबें यह है। सबसे पहली मीराबाई की कविताओं का हंगेरियन अनुवाद, और ये इसलिए रोचक है कि एक कविता के साथ हमें एक कहानी भी मिलती है। तो मीराबाई के बारे में बहुत उबाऊजनक विद्वान वाली शैली में नहीं, लेकिन पाठकों के लिए सरल भाषा में मीराबाई के बारे में जानकारी भी दी जाती है और उसी के साथ साथ कविताओं का अनुवाद भी है। और एक दूसरी किताब आनंद घन की कविताएं हंगेरियन में। इसकी विशेषता यह है
कि हंगेरियन में वही छंद है जो मूल हिंदी में, और ये बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर से अगर हम ये सोचते हैं कि रीतिकाल में जो छंद वगैरह है वो बहुत ही जटिल होते थे। When I attended the high school, I have heard an excellent book. It was provided by Ervin Baktai, who is a great figure of Hungarian Indology. Especially, he was not an Indologist, but he made very great effort in popularizing the Indian culture in Hungary. And he wrote two excellent books about the Ramayana and the Mahabharata. They are not translations, but they are some special works. They are a kind of summary about these epics. And when I read this book, honestly, I burned for them, and I decided then I would like to learn this language and read these epics in original language. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हंगेरियन लोगों की रुचि आधुनिक लेखकों और लेखिकाओं में है। आमतौर से लोगों को दिलचस्प लगता है कि भारतीय लेखिकाएं कैसी लिखती हैं और किस तरह की किताबें या कहानियाँ लिखती हैं, क्योंकि हंगेरियन लोगों को आमतौर पर फिक्शन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नॉन फिक्शन भी अच्छा लगता है क्योंकि वे असली बातें हैं। जो ये नॉन फिक्शन कृतियाँ भारतीय असली जीवन के बारे में बोलती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज का ये सामाजिक प्रसंग हंगेरियन लोगों में बहुत प्रचलित है। It was interesting. Last year I went to Transylvania. It was a part of Hungary, but because of the First World War we lost, and that part went to Romania. But even now 1.5 million Hungarian living there. And I went to have a presentation to a high school, I mean medium school, before matriculation. And I was surprised, but I talked about Heftalites and Rajasthan and all this part, historical part. And after two boys came after the presentation and asked me that I should speak a few words about Mahabharata and Ramayana. And I was so surprised because it was a small city, Kovasna. It is the birthplace of Alexander Csoma de Körös. And I was surprised that they have heard about Mahabharata and Ramayana. And same happened in Hungarian smaller places. My first meeting with Kaidasa was in my student years during my MA course. I found his poetry that time very, very difficult, but I think when someone started to learn Sanskrit, it's a very great pleasure to read his poetry. So this love for Kaidasa's poetry was a great help in my work, I think so. हम देखते हैं साहित्य के पूरे क्षेत्र में कि जब से इंटरनेट का ज़माना आया है तब से साहित्य को भी अलग नया प्लेटफॉर्म ढूंढने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से जो काम बाकी है वो ये है कि ब्लॉग और सोशल मीडिया के ज़रिए साहित्य को थोड़ा प्रमोशन मिले या लोग उस लिहाज से उसको समझें, क्योंकि किताबों का चलन थोड़ा कम होने लगा है। और अगर हमारा अनुवाद कार्य सिर्फ किताबों तक बंद रह जाता है तो फिर बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकता।
व्याकरण बहुत अलग अलग है हिंदी में और हंगेरियन में, और इसलिए सब कोशिश करते हैं कि हम सही बात लिखेंगे। तो हम बहुत चाहते हैं कि इस विषय के बारे में हम सही तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं। अनुवादन के क्षेत्र में मैं तो नया हूँ और एक तरह से मैंने अपने लिए काम किया है। गद्य से ज़्यादा पद्य में दिलचस्पी है, क्योंकि पद्य एक चैलेंज की तरह सामने आए, एक चुनौती की तरह सामने आता है जब आप कुछ ही शब्दों में उन कुछ शब्दों को इस तरह से लाना चाहते हैं कि मतलब बरकरार रहे और उसमें संगीत भी और कुछ उस तरह से जैसे किसी दूसरी भाषा में किसी ने वो संगीत सुना था या अपने मन से पृष्ठों पर उतारा था, वो वैसे का वैसा रहे, ऐसी कोशिश करते हैं। तो उसमें ज़्यादा चुनौती होती है और अगर आप सफल हो तो सुकून भी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से मैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ कविताओं का अनुवाद करता आया हूँ, कभी हंगेरियन से हिंदी तो कभी आजकल लैटिन से और यूनानी से भी। मुख्य रूप से इसीलिए लिखी क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि दूसरी भाषा में भी वैसी थैमेटिकल शब्दावली उपलब्ध नहीं है फ़िलहाल, मतलब यही शायद पहली है जो मेरे अध्यापन के काम में काम आ सकती है। तो पीएचडी ख़त्म करते करते मुझे थोड़ी ऊब महसूस हुई और सोचा कि समय का सदुपयोग क्यों न करें, भावी छात्रों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कुछ सामान्य विषयों के हिसाब से शब्दों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन मैं फिर जोड़ता गया उसमें मुहावरे और कई पद, ना सिर्फ शब्द लेकिन शब्दों के कई पर्यायवाची शब्द आ गए हैं। तो ऐसे शब्दावली बढ़ती गई। जब हम पहली बार अनुवाद कक्षा शुरू करने वाले थे तो मैंने सोचा कि साहनी जी की कहानियों को लिया जाए। उसके बाद अभी हम 3 या 4 बार छात्रों के अलग अलग टीम लेकर काम करने लगे थे। दूसरा प्रोजेक्ट यह हो गया था कि मंतो की कहानियाँ, क्योंकि मंतो भी हंगेरियन भाषा में किसी को मालूम भी नहीं है और बड़े लेखक हैं। तो अब ये दो प्रोजेक्ट बराबर चल रहे हैं। कक्षाओं में हमारा काम 2 तरह का होता है और इसीलिए अध्यापक भी 2 हैं। मैं भाषा की दृष्टि से देखती हूँ ताकि अनुवाद बिल्कुल सही हो, वही जो हिंदी में लिखा गया है वही हंगेरियन में भी हो। और मेरे साथ एंड्रे ग्रेशकोविच काम करते हैं जो एक साहित्यिक अनुवादक है, बहुत ही प्रसिद्ध अनुवादक है। वे ज़्यादातर अंग्रेज़ी से अनुवाद करते हैं, लेकिन जो इंडिया से संबंधित अंग्रेज़ी में प्रकाशित साहित्य है वो आमतौर से इनके द्वारा अनुदित होता है। और इनका काम कक्षा में यह है कि जो हम बहुत ही सही अनुवाद बनाते हैं उसका साहित्यिक रूप दिया जाए, क्योंकि उनको हिंदी उर्दू मालूम नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि जो हम अनुवाद करते हैं वो कैसी भाषा में है, वो सरल भाषा में हो, ऐसी भाषा में जो लोग बहुत आसानी से समझ सकें। क्योंकि पंक्चुअल होना और साहित्यिक होना यह कभी कभी आपस में लड़ते हैं और हमेशा हमें वो सामंजस्य ढूंढना चाहिए कि दोनों बराबर अनुवाद में साथ सामने आएं। A konyha ajtajánál a kialvó tűz előtt ült csendben az öregember és a fia.
A fiatal asszony Budiá szülési fájdalmak között fetrengett odabenn. Olykor felgyaldult, oly szívet tépően, hogy a két férfinek elakadt a lélegzete. नफरत और प्यार दोनों क्यों करूं, कहीं जाना तो चाहे, न मालूम पर जिंदा महसूस हूं, सूली साथ चढ़ूं।